स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं राज्य सरकार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर फैसला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। 4 महीने में तीसरी बार आज केदारनाथ पुनर्निर्माण की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। देहरादून से जुड़ेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। निजी अस्पतालों को फ्री वेंटिलेटर देगी सरकार। नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जारी किए आदेश। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ उपवास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। 12 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। और उत्तराखंड में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 558 नए कोरोना मरीज मिले संक्रमित। 10 और मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमालय दिवस के जरिए हिमालय के संरक्षण की मुहिम अब 10 साल पूरे कर चुकी है। मुद्दों पर पड़ी धूल की परत को साफ कर अब मुहिम कुछ ठोस हासिल करने की वाली है। इस बार कोरोना के कारण उत्तराखंड सरकार ने किसी बड़े आयोजन को नहीं किया, लेकिन हिमालय संरक्षण के जज्बे के आगे आखिरकार कोरोना को भी हार माननी पड़ी। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी हिमालय संरक्षण को लेकर आह्वान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हिमालय के संरक्षण के लिए अब सभी साथ आना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। हिमालय दिवस पर संरक्षण का आह्वान। हिमालय संरक्षण के 10 साल का सफर पूरा। हिमालय है हमारा भविष्य और विरासत। संरक्षण को दे 100% योगदान। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी की अपील। संरक्षण के लिए सभी को आना होगा साथ। निशंक। सदियों से हिमालय को देश का अभेद प्रहरी माना जाता रहा है। हिमालय और प्रकृति के रिश्ते में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। हिमालय को लेकर हमारे नजरिए में आ रहा बदलाव भी है। इसलिए अब अभेद दुर्गम देश की रक्षा प्रहरी नहीं रह गया है। हिमालय दिवस पर इस बार इस रिश्ते की गहराई से पड़ताल करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से हिमालय के संरक्षण के लिए 100% योगदान करने का आह्वान किया। राज्यपाल मौर्य ने अपने संदेश में कहा कि जीवन को सुरक्षित करने के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। हिमालय सिर्फ पर्वतमाला ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केंद्र भी है। सरकार के प्रयासों के साथ ही हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हिमालय के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक और इससे निर्मित पदार्थों, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नदी और जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। हम अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव पर पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाकर हिमालय के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम प्रतिवर्ष 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारी देश की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। हिमालय के संरक्षण ये हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए हम सबको सदैव प्रयास की आवश्यकता है। केवल जागरूकता से ही हम हिमालय का संरक्षण कर सकते हैं। आज तमाम दुनिया हिमालय के संरक्षण को लेकर चिंतित है। हिमालय का मतलब है हमारी संस्कृति का उद्गम। हिमालय का मतलब है कि हमारे देश के पर्यावरण को संरक्षित करना। हिमालय का मतलब है कि हमारी तमाम आस्थाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। हिमालय हमारी प्रेरणा है। हिमालय हमारी पूंजी है जिसको हमको संरक्षित रखना है। मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं
तमाम उन संस्थाओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पर्यावरण के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं, आइए हम उन संस्थाओं का सहयोग करें और हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। समय पर अगर हम जागृत हो जाएं, समय पर अगर हमने हिमालय को बचाने के लिए शपथ ले ली, हमने हिमालय संरक्षण का वचन दे दिया, तो हम हिमालय के संरक्षण के सच्चे प्रहरी बने और 9 सितंबर हिमालय दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमको हिमालय का संरक्षण करना है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। ये हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है। हिमालय के सुरक्षित रहने पर ही इससे निकलने वाली सदा नीरा नदियां भी सुरक्षित रहेंगी। हिमालय की इन पावन नदियों का जल और जलवायु पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा कि अब ये महसूस किया जा रहा है कि हिमालय के संरक्षण में सभी को साथ आना होगा। हिमालय हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में हिमालय के संरक्षण की मुहिम किसी एक की नहीं हो सकती, इसमें हर संबंधित पक्ष का साथ हासिल करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर भी ये बात कही है। भारत भूमि के प्राकृतिक प्रहरी, अनन्य सदा नीरा नदियों के उद्गम, बहुमूल्य जड़ी बूटियों के स्रोत तथा अगणित खूबियों से युक्त भारतवर्ष के ताज हिमालय के संरक्षण हेतु समर्पित हिमालय दिवस के अवसर पर देशवासियों को मेरा आह्वान है कि हिमालय के संरक्षण व संवर्धन का प्रण करें। हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू हैं और इन सब के बारे में हमें शिद्दत से पूरी गंभीरता से सोचने के साथ हिमालय के संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। परिवर्तन ही तो हम सबके जीवन का मूल आधार है और इसमें सबसे अहम हिस्सा होता है पहाड़ का, जो हमें ये सिखाता है कि जलवायु के बिना कुछ नहीं है। इसलिए जलवायु को समझना अति आवश्यक है। पहाड़ों का ख्याल रखना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसके लिए निजी अस्पतालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी आने पर मरम्मत की जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने आदेश जारी किए हैं। निजी अस्पतालों को फ्री वेंटिलेटर देगी सरकार। वेंटिलेटर की कमी के चलते लिया फैसला। वेंटिलेटर के लिए नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। कोरोना के इलाज में आ रही कमी के चलते फैसला। वेंटिलेटरों का इस्तेमाल कोरोना मरीजों को उपचार में ही होगा। सरकार के फैसले से निजी अस्पतालों की समस्या दूर होगी। गंभीर मरीजों को समय पर वेंटिलेटर की सुविधा मिल सकेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का सैंपल जांच बढ़ाने पर जोर। दून और श्रीनगर में रोज होगी 2000 सैंपलों की जांच। रुद्रपुर में नई लैब स्थापित करने को आईसीएमआर की अनुमति। पहले की तुलना में सैंपल जांच में काफी बढ़ोतरी। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपद रुद्रप्रयाग में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की जद में होने से विस्थापन की बाट जोह रहे हैं। लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी आपदा पीड़ित परिवारों का विस्थापन नहीं हो पाया है, जिस कारण ग्रामीण जीवन और मौत के साए में गुजर बसर कर रहे हैं और शासन प्रशासन की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के दूरस्थ पुजार गांव के तोड़ी तोक के पांच परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। इसमें 5 परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ गईं। तब से लेकर अब तक प्रभावित परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रत्येक मानसून सीजन में
ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते हैं। ग्रामीण शासन प्रशासन से कई बार सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं किए गए हैं। रात भर यहाँ पे बच्चों के लिए जगह जगह जहाँ पे बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 3-4 बार तहसील चले गया हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ, मैं मेरे बच्चे परेशान है, हम रात भर सो नहीं रहे हैं, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं, हम कभी भी यहाँ पे जान मान का हानि हो सकता है। मामलाराम जगदीश भट्ट सहित अन्य आपदा पीड़ितों का कहना है कि वे वर्षों से विस्थापन और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी, जिस कारण वे जीवन और मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बरसात के समय तो दिक्कत अधिक बढ़ जाती है। घर बरसात के मौसम में लगातार नीचे धंस रहे हैं। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। 2013 की आपदा से ये दसाव चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है, प्रशासन यहाँ पर आया है। लगातार चल रही है बारिश, बरसात चल रहा है जो, तो इसमें और ज़्यादा दसाव चल रहा है ये, क्योंकि चारों तरफ कोने कोनों में, मकान के छतों में, नीचे फर्श में सारी दरारें आ रखी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण करके प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा का इंतजाम करें। हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे कमलेश जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। 7 सालों से मुसीबतों का सामना कर रहे परिवारों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अब इन परिवारों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज़ इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत अकादमी उत्तराखंड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड होगा। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। संस्कृत अकादमी उत्तराखंड की बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में अकादमी के नाम बदलने पर मुहर। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड हुआ नाम। संस्कृत अकादमी उत्तराखंड की बैठक में हुआ फैसला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी। संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। जनपद और ब्लॉक स्तर पर बने संस्कृत ग्राम। युवाओं को संस्कृत की अच्छी जानकारी हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत अकादमी उत्तराखंड की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि पहले जनपद और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएं। युवाओं को संस्कृत की अच्छी जानकारी हो, समाज तक इसका व्यापक प्रभाव हो। इसके लिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा
कि संस्कृत भाषा, वेद पुराणों व लिपिकों पर शोध कार्य को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस पर काम हो और ये काम परिणाम आधारित हो। राजधानी देहरादून में लगातार किसानों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। किसानों पर सेल टैक्स अधिकारी के द्वारा लगातार चेक पोस्ट पर उनके साथ बदसलूकी और वसूली करने का आरोप लगाया गया है। किसानों की मांग है कि सेल टैक्स के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, नहीं तो गन्ना किसान बेवजह पुलिस चेकिंग के खिलाफ किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे। सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जनता भी परेशान है, हर व्यापारी परेशान है। कोई यदि छोटी मोटी गलती हो जाती है उस पर अनावश्यक ये लोग परेशान करते हैं। जब ये कोई चेकिंग के नाम पर रोकते हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो उस वाहन को परेशान न किया जाए। और जो इस तरह के अधिकारी है जो नाजायज परेशान करते हैं, नाजायज मांग करते हैं, उनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए और ऐसे लोगों को वहाँ पर न रखा जाए। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना स्कूल आंदोलन बीमारी से बड़ा नहीं है भाई साहब, बीमारी से बड़ा। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल भुगतान और सितारगंज चीनी मिल को फिर से खोलने और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, रोजगार बंद हो रहे हैं। किसानों ने सरकार को अपनी फसल बेची लेकिन सरकार भुगतान नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि सितारगंज के किसानों का सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिससे किसानों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। किसान कर्ज में डूब गए हैं। धान की फसल के लिए, खाद बीज के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए मांग की है और धान खरीद सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से किए जाने एवं राइस मिल का आवंटन समय रहते किए जाने की मांग की है। जिसमें उन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान और सितारगंज चीनी मिल के पुनः संचालन, किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान के संबंध में निवेदन किया है। हमारे द्वारा ये जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। अपने करीबन 2 साल हो गए हैं, बीजेपी सरकार जब से आई इन्होंने चीनी मिल बंद कर दी है, सितारगंज चीनी मिल पर। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि पुनः चीनी मिल को दोबारा इसे चालू किया जाए, क्योंकि किसान जो है अपना गन्ना लेकर के दर दर भटकता रह रहा है। कोई गन्ना जैसे बाजपुर चीनी मिल को ये यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, कोई बेहड़ी को दे रहा है, वहाँ की चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही है, ना सरकार गन्ने का भुगतान कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति को लेकर अब विद्या भारती प्रचार प्रसार में लग गई है। आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विद्या भारती के प्रांतीय मंत्री रजनीकांत ने कहा कि विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से अधिक विद्यालय चलाता है और छोटे से उत्तराखंड में भी 650 से अधिक विद्यालय विद्या भारती चला रहा है। नई शिक्षा नीति का विद्यालय के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर संपूर्ण देश के अंदर इसका प्रभाव पड़ने वाला है।
नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए विद्या भारती अब आगे आई है और विद्या भारती प्रतियोगिता के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए विद्या भारती पूरे देश में प्रतियोगिताएं करा रही है। इस प्रतियोगिता में 3 वर्ग रहेंगे, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राएं और दूसरे वर्ग में ग्रेजुएट छात्र छात्राएं और तीसरे वर्ग में सामान्य पुरुष भाग ले सकते हैं। देखिए, विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा विद्यालय चलाता है और जो अपना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में भी हम 650 से ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन विद्यालयों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर और संपूर्ण देश के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, या लोगों को उन परिवर्तनों और बदलाव के बारे में क्या जानना जरूरी है, इस दृष्टि से विद्या भारती आगे आई है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के लिए इससे गौरवपूर्ण पल नहीं हो सकता, जबकि उसकी लॉकडाउन में की गई अनूठी पहल को केंद्र ने भी सराहा है। इतना ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी ट्वीट में सिर्फ उत्तराखंड राज्य का ही जिक्र किया गया है। दरअसल राज्य शिक्षा विभाग के लॉकडाउन में भी मिड डे मील का पैसा जरूरतमंद बच्चों के खातों तक पहुंचा दिया गया है। इसके पीछे सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम की प्लानिंग इसके पीछे अहम रही है। यही वजह रही है कि लॉकडाउन जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी 38 करोड़ रुपए जरूरतमंद बच्चों के खातों में पहुंच गए। सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शिक्षा विभाग 2 तरीकों से पैसा बच्चों के भोजन के लिए देता है। एक पैसा वो खाद्य विभाग को देता है और जिससे अनाज खरीदकर स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पैसा भोजन पकाने के लिए दिया जाता है, जो खातों में जाता है। शिक्षा विभाग के पास पहले से ही खाते सभी बच्चों के संबंधित थे, लिहाजा पैसा सीधे बच्चों के खातों में भेजा गया, जिससे मिड डे मील भोजन योजना की मूल भावना बनी रहे। बच्चों को ड्रॉप आउट रेट कम से कम हो, ये व्यवस्था सफल रही। आज आया ट्विटर पूरे विभाग को और प्रोत्साहित करने के साथ ही और बेहतर काम करने की दिशा में प्रोत्साहित करेगा। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो कई प्रकार की चीज़ों में लोगों को परेशानियां हो रही थी। उसमें एक ये है कि हम जब स्कूल खुला रहता है तो बच्चों को मध्याह्न भोजन देते हैं। मध्याह्न भोजन के 2 पर्पस होते हैं। एक तो पर्पस है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए और बच्चे जो हैं लगातार शिक्षा लेते रहें, और उसका दूसरा पर्पस है कि जो कुपोषण है वो एड्रेस हो जाए। तो ऐसे में ये इश्यू आई थी। इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी कि बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अनवरत होनी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बच्चे भी सुरक्षित रहें और अभिभावकों के मन में भय न हो। इसे देखते हुए स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्कूलों को सोच समझकर सरकार फैसला लेगी। सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद राज्य की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य में जिस तरह से कोरोना के मामले आ रहे हैं उससे हर कोई चिंतित है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई आंच न आए, यह सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, मगर सरकार के प्रयासों से स्थिति काबू में है। लिहाजा स्थिति सुधरने के बाद ही स्कूलों के बारे में फैसला लिया जाएगा। शैक्षिक रूप से अभी स्कूल नहीं चलेगा जब तक ये कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आएगा, और सामूहिक रूप से सभी बच्चों के लिए जब तक हमारे शिक्षकों की व्यवस्था ना हो और सभी बच्चे एक साथ ना आए, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठाएं, स्पष्ट निर्देश के पश्चात ही हम बड़े बच्चों को भी स्कूल लगाएंगे। नैनीताल स्वच्छता दिवस 2020 जो कि 18 सितंबर को नगरपालिका के बैनर के तले चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान को लेकर आयोजन कमेटी एक शिष्टमंडल ने कुमायूं आयुक्त अरविंद हरियांकी के साथ बैठक की, जिसमें नैनीताल स्वच्छता दिवस 2020 पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कोविड को देखते हुए छोटी छोटी टुकड़ियों में उचित दूरी का ध्यान रखते हुए सफाई अभियान चलाने और इस अभियान से बच्चों को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का
ऑनलाइन विचार गोष्ठी भी आयोजित करने का फैसला लिया गया। कुमाऊं आयुक्त द्वारा नगरपालिका और शिक्षा विभाग को स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए खुद भी इस अभियान में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और नैनीताल के संपूर्ण नागरिकों को भी इस स्वच्छता दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। वर्तमान में कोविड के रेफरेंस में तो और भी ज्यादा हो जाता है कि हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, इसलिए मैं अभी आह्वान करूंगा कि नैनीताल का एक पुराना इतिहास रहा, एक परंपरा रही है, काफी वर्षों तक ये परंपरा का निर्वहन नैनीताल की जनता ने किया है कि 18 सितंबर को पूरे नगर के अंतर्गत स्वच्छता को समर्पित हम लोग करते रहे हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लोगों के दलों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर के उन्हें स्वच्छता के प्रति आगाह करना, सचेत करना, उनका पार्टिसिपेटरी मोड पर स्वच्छता के अभियान चलाना। अल्टीमेटली नैनीताल ताल के संरक्षण, उनके संवर्धन के अंतर्गत स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण कार्य तो है ही है। पर्यटकों के लिए सरोवर नगरी नैनीताल आकर्षण का केंद्र रही है। पर्यटक सीजन के अलावा साल भर देश दुनिया के सैलानियों की आमद बड़ी देखने को जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में स्थित मेट्रोपोल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग निर्माण का मौका मुआयना कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्तावित भावी काम योजना कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि भावी कार्य योजना में परिसर को स्थिर और व्यवस्थित पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना स्कूल आंदोलन बीमारी से बड़ा नहीं है भाई साहब, बीमारी से बड़ा। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं के न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। और आज हम बात करेंगे गजब तेरी महिमा, गजब तेरे खेल, कोरोना दाव से आंदोलन फेल। जितना सूल आंदोलन बीमारी से बड़ा नहीं है भाई साहब, बीमारी से बड़ा। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का धरना 8वें दिन समाप्त करवा दिया गया। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल